अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी पेशावर शहर के इलाके खुशतंगरी से गुलजार ने हमें भेजी है। आइए कहानी को गुलजार की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम गुलजार है। हमारा इलाका पेशावर शहर का पुराना एरिया है और यहाँ की कई इमारतें, गलियां और बाजार आज भी माजी की झलक पेश करते हैं। हम इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए। हमारा घर एक बंद गली में था। शायद पहले कभी हालात की खराबी की वजह से यहां दीवार उठाकर उसको बंद कर दिया होगा। हमने तो बचपन से ही इस गली को बंद देखा था। ईंटों की बनी दीवार के उस पार ईदगाह मैदान था। हमारे ईदगाह मैदान के बारे में कुछ न कुछ सुनने में आता ही रहता था। कभी कभी रात गए इस अंधेरे मैदान से ढोल की आवाज आती। एक दफा तो मैंने भी वो आवाज सुनी और हमारी गली के रहमत खान ने सुबह 4 बजे अपनी छत से देखा था। मैदान में कुछ लोग जमा हैं। वो दायरा बनाए खड़े हैं। उसको तशवीश हुई कि कहीं कोई दुश्मनी वगैरह का चक्कर तो नहीं। वो फौरन अपने भाई गुलाब खान को उठाकर लाया, लेकिन मंजर बदल गया था। मैदान में तो सन्नाटा पड़ा था। सुबह ये बात सबको पता चली तो कुछ और लोगों ने भी किसी न किसी वाक़े का हवाला दिया। यूं ये बात मशहूर हो गई कि ईदगाह ग्राउंड की तरफ कोई ना कोई मसला है। लोग बिला वजह रात को उस तरफ नहीं जाते, सब एहतियात करते। वैसे वो दिन में भी खाली ही होता था। यहां अगर किसी को कोई तकरीब वगैरह करनी होती तो वहां टेंट लग जाता। ऐसा कभी कभार ही होता था। हमारे घर के ऐन पीछे दिलावर की अम्मा का घर था। इस घर में अम्मा उसकी बेटी शानजे रहा करते थे। अम्मा बूढ़ी खातून थी, जबकि शानजे पक्की उम्र की औरत थी। इनके घर के मर्द 10 साल पहले खानदानी दुश्मनी में मारे गए थे। अम्मा और शानजे ने उनके मरने के बाद अपने गुजर बसर के लिए बकरियां पाल ली। हमारा इलाका पुराना जरूर था, लेकिन ऐसा कच्चा इलाका भी नहीं था कि जानवर पाले जाते। लेकिन उनके इस तरह जानवर रखने पर किसी ने ऐतराज नहीं किया। और फिर एक छोड़ उनके पास 10-12 बकरियां थी जो उन्होंने अपने सहन में रखी हुई थी। अहले इलाका बकरी का दूध उन माँ बेटी से ले लिया करते। यूं उनका गुजर बसर हो जाता। सब उनको बकरी वाली अम्मा कहा करते थे। दोनों माँ बेटी किसी से कोई खास मेलजोल नहीं रखती थी। हमारा घर बिल्कुल पीछे होने की वजह से बकरियों की वजह से होने वाली बदबू हमारे घर तक भी आती थी। अब तो हम भी इस बू के आदी हो गए थे। मगर 1-2 दफा उनकी बकरी छत फैलांग कर हमारी छत पर आ गई थी। मैं अपने घर की छत से अक्सर खड़े होकर उनके घर में झांकता भी था। ये थी तो गैर अखलाकी हरकत, लेकिन बस मैं अम्मा की बकरियां गिना करता, जो मुझे कभी कम लगती, कभी ज्यादा। मैं उस वक्त 16 साल का था। अपने घर का अकलौता लड़का था, तो मुझ पर कोई ऐसी रोक टोक भी नहीं थी। मुझसे छोटी 3 बहनें थी जो कि छत पर कम ही जाती थी। वो गर्मियों के दिन थे। घर की औरतें तो नीचे सहन में ही सो गई। मैं और अब्बा ऊपर छत पर सोने चले गए। अब्बा तो बेखबर सो रहे थे, लेकिन हब्स की वजह से मेरी नींद कुछ उचाट सी थी। चांद की 14 तारीख थी। उसकी खूबसूरत रोशनी फैली हुई थी। मैं उठकर छत पर टहलने लगा। सारा इलाका उस वक्त नींद के मजे ले रहा था। मुझे अचानक कोई बहुत प्यारी सी खुशबू आई। पहले पहल तो मैंने नजरअंदाज किया। खुशबू बहुत प्यारी थी और मुस्तकिल आ रही थी और मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचे जा रही थी, तो मैं उठ बैठा। खुशबू अब पहले से तेज हो गई थी। किसी महंगे इतर जैसी खुशबू, जैसे किसी ने ताजा ताजा लगाया हो। मैंने इर्द गिर्द देखा। छत पर तो सिर्फ मैं और अब्बा थे। मैं उस खुशबू के ताक़ुब में इधर उधर घूमता आहिस्ता आहिस्ता छत की दीवार की तरफ पहुंच गया, जो बकरी वाली अम्मा के सहन में झांकती थी।
खुशबू वहीं से आ रही थी। हैरत की बात यह थी, यहां से तो बदबू के झोंके आते थे। बदबू भी ऐसी थी जो दीवारों में रची बसी थी। मैंने झांक कर नीचे देखा, बकरियां एक तरफ सिमटी हुई थी, जैसे कुछ देख या महसूस कर रही हो, और सहन के बीचों बीच शान से खड़ी थी। मुझे न जाने क्यों उसमें कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके बाल खुले हुए थे और वो सर झुकाए कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके इर्द गिर्द बकरियां तो थीं, लेकिन वो बिल्कुल साकित थी और उसको देख रही थी। शानजे के होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज इतनी मध्यम थी कि ऊपर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो इसी तरह बड़बड़ाती चलती हुई गई और सहन के कोने में जाकर बैठ गई थी। उसके हाथ में एक बकरी का बच्चा था, जिसे वो किसी मखसूस अंदाज में सहला रही थी और धीमे धीमे अंदाज में सरगोशी कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ बकरी से बात नहीं कर रही, बल्कि कोई और भी है वहां। अचानक उसने सर उठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। फिर उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए। मैं पीछे हट गया और नीचे बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ लम्हे गुजरे, फिर सब कुछ अचानक वैसे ही खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन खुशबू अब तेज हो गई थी, ऐसी खुशबू जो आम नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को खींचता था और दिमाग को हल्का सा चक्कर देने लगता। मैंने फिर से नीचे झांकने की हिम्मत की। वो अब नॉर्मल बैठी थी। अचानक उसने सर उठाकर हमारी छत की तरफ देखा और जिन नजरों से मुझे देखा वो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पांव जैसे किसी ने जकड़ लिए। अगले लम्हे उसके होठों से एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली। बकरियां एकदम जोर जोर से मैं करने लगी और सहन में जैसे भूचाल आ गया। और फिर ऐन उसी वक्त अंदर का दरवाजा खोलकर शानजे बाहर आई। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि शानजे तो अभी मेरे सामने सहन में थी। अब ये अंदर से कैसे आ रही है? और वो शानजे जो सहन में थी, वो कहां गई? शानजे अपनी बकरियों को देख रही थी, उन पर हाथ फेर रही थी। मैं बस आंखें फाड़े इधर से उधर देख रहा था। मुझे अंदाजा हो चुका था मेरे साथ जो हुआ है ये गड़बड़ वाला मामला है। मैं जल्दी से पीछे हटा और फुर्ती से जाकर चारपाई पर लेट गया। उसके बाद वो खुशबू तो छत से गायब हो गई। मैं डरते डरते और दिल ही दिल में कुछ पढ़ते हुए न जाने कब सो गया, पता ही न चला। फजर की नमाज के लिए अब्बा ने उठाया। मैं उनके साथ मस्जिद गया। नमाज पढ़कर जब लौटा तो नीचे ही सो गया। मेरे जहन में रात का मंजर घूम रहा था। शान से एक वक्त में दो जगह कैसे हो सकती है? और वो खुशबू और बकरियों का अजीब रवैया, ये सब ख्वाब नहीं हो सकता था। मैं अभी तक वो महक महसूस कर सकता था, जैसे वो मेरे दिमाग में बस गई हो। मुझे सुबह तेज बुखार चढ़ गया, लेकिन मैंने ये बात किसी को न बताई। दूसरे दिन जाकर बुखार कुछ कम हुआ तो मेरा दोस्त वक्कास मिलने आ गया। मैंने हिम्मत करके उसको सारा वाकया सुना दिया। वक्कास भी हमारी गली का ही था। वो कदरे समझदार लड़का था। उसने मेरी बात गौर से सुनी और बोला, यार गुलजार, बकरी वाली अम्मा और उनकी बेटी है तो अजीब सी ही, लेकिन तुम्हें जरूरत क्या थी रात के वक्त उधर झांकने की? कोई खुशबू आ भी रही थी तो खुद ही चली जाती। मैंने सर हिला दिया। कह तो वो सही रहा था। वक्कास को कुछ याद आ गया। वो बोला, हाँ एक बात और भी है। मेरे चाचा कहते हैं शानजे के बाप और भाई की लाशें अजीब हालत में मिली थी, जैसे किसी ने उन पर कोई चीज छोड़ दी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उस हादसे के बाद वक्कास ने सरगोशी में कहा, शानजे ने बोलना छोड़ दिया था। वो सिर्फ बकरियों से बात करती थी। पिछले मोहल्ले की अम्मा खैरन ने मेरी अम्मा को कहा भी था कि यह मां बेटी
صحیح نہیں ہے، کچھ جادو وغیرہ کرتی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب باتیں افواہوں سے بڑھ کر خوفناک لگنے لگی تھی۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں شانزے کی گھر کی طرف دوبارہ نہیں جھانکوں گا، اور پھر کئی دن تک میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں کئی دن تک چھت پر سویا ہی نہیں، اور اب تو بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، تو ابو نیچے سونے لگے۔ اس رات پھر 14ویں کی رات تھی۔ میں نیچے ہال میں ہی سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اسی تیز خوشبو سے کھلی۔ پہلے تو میں نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن کیا خوشبو تھی، میرا دھیان کھینچے جا رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر میں اٹھ بیٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ طاقت مجھے کھینچ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سارا گھر سویا ہوا تھا، لیکن اب وہ خوشبو ہلکی ہونے لگی۔ اس کا مطلب وہ ختم ہونے والی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے تیزی سے اٹھا اور چھت پر جا پہنچا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے، چاند کبھی چھپتا کبھی نکلتا۔ وہ خوشبو میرے چھت پر پہنچتے ہی جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں شانزے کی گھر کی طرف جھانکتا۔ کچھ پل چھت پر کھڑے رہ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں واپس پلٹا۔ میرے پلٹتے ہی وہ خوشبو پھر سے محسوس ہونے لگی۔ اب کی بار واضح طور پر وہ شانزے کے گھر کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو دیوار کی طرف جانے سے روکا اور واپس جانے لگا۔ دیوار کے پار سے پھر سے مدھم سی سیٹی سنائی دی۔ میں کانپ گیا۔ اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا، اس بار میرے سامنے ایک بکری کا بچہ کھڑا تھا، لیکن جب میں اوپر آیا پہلے تو وہ یہاں نہیں تھا، یا شاید میں نے اس طرف دیکھا نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا شانزے کے گھر سے آیا ہے۔ وہ اتنا معصوم سفید سا بکری کا بچہ تھا، میں اس کی طرف بڑھنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ میں جیسے ہی اس کے قریب ہوا، وہ خود آگے بڑھ کر میری طرف آیا۔ میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور اس کو پیار کرنے لگا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اس وقت اس کو نیچے لے جاتا ہوں، اپنے پاس ہی سلا لوں گا اور صبح دے آؤں گا۔ اس کو دیکھ کر وہ خوشبو تو میرے دماغ سے ہی نکل گئی۔ وہ خوشبو اب ختم بھی ہو گئی تھی۔ میں اس بکری کے بچے کو نیچے لے جانے کے لیے پلٹا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جو میں نے دیکھا اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ زمین پر میرا سایہ پڑ رہا تھا۔ میری گود میں بکری نہیں، کوئی عجیب و غریب مخلوق نما چیز تھی جس کو میں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے چیخ مار کر اس کو نیچے پھینک دیا۔ وہ تو غنیمت ہوا ابا اسی وقت چھت پر آ گئے۔ انہوں نے زوردار آواز لگائی، گلزار آیت الکرسی پڑھو اور بھاگ کر میرے پاس آؤ، لیکن پیچھے نہیں دیکھنا۔ میں بغیر اس طرف دیکھے کہ میں نے اپنی گود سے کیا پھینکا ہے، میں صورتیں پڑھتا بھاگ کر ابا کے پاس گیا۔ ان کے پاس جا کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے گلزار گلزار کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ابا مستقل بآواز بلند پڑھ رہے تھے۔ مجھے جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی۔ امی نے یخنی پلائی، بہنیں سر پر کھڑی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ کیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن بہت برا ہوا۔ اور بھی برا ہو سکتا تھا اگر ابا نہیں آتے۔ ابا نے مجھے چھت پہ جاتے دیکھ لیا تھا۔ جب میں کافی دیر نہیں لوٹا تو وہ مجھے دیکھنے آ گئے۔ مجھ سے سارا قصہ سننے کے بعد ابا نے یہی کہا، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ میں 2 دن تو بخار میں رہا۔ تیسرے دن تو ابا نے مجھے ڈانٹ لگا دی۔ ان کا یہی کہنا تھا، مرد بنو گلزار۔ ابا نے باہر لوگوں سے بات کی، کسی مولوی صاحب کو بھی بلایا، دم درود ہوا۔ لوگوں کا مشترکہ خیال تھا کہ ان ماں بیٹی کی وجہ سے ہی مسئلے ہیں، اور پھر یہ طے کیا گیا باقاعدہ ان سے بات کی جائے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ تیسرے دن ہی گلی میں شور مچ گیا۔ شانزے نے اپنے ایک رشتہ دار کو گھر بلا کر قتل کر دیا تھا۔ اس رشتہ دار کی ہی مخبری پر اس کے گھر کے لوگ قتل ہوئے۔ بظاہر وہ
उनका खैरख्वाह बना हुआ था। पुलिस शानजे को ले गई और फिर चंद ही दिनों में यके बाद दीगरे उसकी बकरियां मरने लगी। एक सुबह बकरी वाली अम्मा उस घर को ताला डालकर कहीं चली गई और जाने से पहले बची कुची बकरियां भी बेच गई थी। उसके बाद वो कभी न लौटी। कहां गई पता नहीं। इस घर पर सालों तक ताला रहा। ऐसा नहीं था कि उसके जाने के बाद सिलसिला बंद हो गया। इस ग्राउंड के अलावा हमारी कतार में बने घरों के साथ भी कोई ना कोई मसला आए दिन सामने आ जाता। पढ़ाई करते, दम दुरूद करते, कुछ अरसा अमन रहता, फिर कोई बात सुनने में आ जाती। ये बात राज ही रही। उस रात छत पर क्या था, लेकिन मैंने जो 2 शानजे देखी थी वो क्या था? कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।